अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि नवरात्रि शुरू होने के ठीक पहले वो वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। क्या बात बन गई है या फिर ये दबाव की राजनीति है, और क्या अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला लटकाया जा रहा है इंडिया अलायंस में या ये तय हो गया है? आज हम इस मसले पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, प्रेशर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में ऑन हो चुकी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को सीट देने को तैयार दिखती नहीं है, तो जवाब में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवरात्रि शुरू होने के ठीक पहले समाजवादी पार्टी वीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सीट शेयरिंग के लिए समाजवादी पार्टी से अब बात करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। और अगर मध्य प्रदेश का फार्मूला कांग्रेस लगाती है, यानी सहयोगी दलों को कोई सीट, कोई गठबंधन नहीं, तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी उसके साथ पूरे फार्मूला लगाने को तैयार बैठी है। ये एक तरह से दबाव की राजनीति है, क्योंकि जब तक दबाव पड़ेगा नहीं, बात दोनों तरफ से बनेगी नहीं। कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश में वो बहुत अच्छा कर रही है, सरकार बना सकती है, इसलिए वो अपने सहयोगी दलों को सीट देना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यही वो सही अवसर है जब कांग्रेस के साथ बंटवारे पर बात हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश अगर जीत गई कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में वो दबाव में सपा को लेने में कामयाब हो जाएंगे और तब वो ज़्यादा सीट ले जाएंगे। बहनों भाइयों, ये समस्या सिर्फ इंडिया अलायंस की नहीं है। इंडिया अलायंस में भी सीटों को लेकर आंतरिक मतभेद हैं, जैसे कि निषाद पार्टी, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर और जैसे कि अपना दल, इन सबको भी अधिकांश सीटें चाहिए। लेकिन अभी उनकी कन्फ्लिक्ट बाहर नहीं आई है। इंडिया अलायंस की भी कन्फ्लिक्ट बाहर नहीं आई है, लेकिन कमोबेश तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं कि कौन किस पर अधिक प्रेशर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने हक में चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग राज्य का मुद्दा छेड़ दिया है। वो कहते हैं उन्हें अलग एम्स चाहिए, वो अलग हाई कोर्ट चाहिए, अलग राज्य भी चाहिए। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो बालियान को सब चाहिए। क्या वाकई में ये चुनावी मुद्दा है या फिर लोगों को भटकाने की कोशिश? इन सारे मुद्दों पर आज हम इस परिचर्चा में खुलकर बात करेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर क्या हो रहा है? अगर समाजवादी पार्टी सीटों का ऐलान करती है, जो वीआईपी सीटों की बात है, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल से उसकी बात हो गई है? और क्या राष्ट्रीय लोकदल के साथ कोई सहमति बनी है? और अगर बनी है तो क्या बनी है? इन सब मुद्दों को लेकर आज हम डिबेट में बात भी करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना के आधिकारिक सर्वे भी जारी हो चुका है। वो मुद्दा भी बहुत गर्म है और इस मुद्दे को लेकर भी बड़ी व्यापक चर्चाएं हैं कि इन मुद्दों के बीच किस तरह से अब राजनीति आगे बढ़ेगी। बहनों भाइयों, आज हम फोकस करेंगे कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के लेकर उत्तर प्रदेश में क्या फार्मूला बना है, और एनडीए अपने अलायंस में सीट बांटने के लिए क्या क्या तरीके और क्या क्या जुगत का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष कई बार ये बयान दे चुके हैं कि वो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाना चाहता हूँ। 2 लोकसभा चुनाव पहले 2009 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और दिल्ली में यूपीए 1 की सरकार थी। तब चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदों के विपरीत परफॉर्मेंस किया था और अवध क्षेत्र की अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के भीतर 2009 में। कांग्रेस चाहती है कि सीटों का बंटवारा 2009 की पद्धति पर हो, लेकिन ये तुक भिड़ नहीं रहा है। ये फार्मूला किसी को हजम नहीं हो रहा है कि आप 2009 के फार्मूले से क्यों टिकट चाहिए, जब 2012 के असेंबली इलेक्शन हो चुके हों, 2014 के जनरल लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हों,
2017 के फिर असेंबली चुनाव हो चुके हों, 2019 के फिर लोकसभा चुनाव हो चुके हों और 2022 के असेंबली इलेक्शन हो चुके हों। इतने चुनावों के बाद 2009 का फार्मूला कांग्रेस क्यों लगाना चाहती है? क्या कांग्रेस दबाव बना रही है या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अलायंस को, इंडिया अलायंस का भौकाल दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अर्जित करना चाहती है? कौन किस पर दबाव बना रहा है और कौन कितनी सीटों का हकदार है? आज डिबेट में हम खुली चर्चा करेंगे और इसमें सीटों की हकदारिता पर ओम प्रकाश राजभर से लेकर जयंत चौधरी तक सबकी बात होगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। नवरात्र शुभ दिन होते हैं और शुभ दिनों में बुरे लोगों को हराने का फैसला समाजवादी पार्टी ने किया है कि हम अच्छे दिनों में, शुभ दिनों में जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम प्रत्याशी दे करके उनको चुनाव हराएंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर संगठन बना चुकी है, बूथ का, सेक्टर का, जोन का। देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो नवरात्र पे उतारेंगे, कि ईद पे उतारेंगे, कि दिवाली पे उतारेंगे, कि नए वर्ष पे उतारेंगे, पर वो जब भी इन वीआईपी सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे उन्हें हार का सामना देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास हासिल करके जीतने जा रही है और प्रचंड बहुमत से ये जीत होने जा रही है। और इन 80 सीटों के सहारे तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस जिन 21 सीटों पर क्लेम कर रही है 2009 के आधार पर, मौजूदा हालात में उनमें से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, यानी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो बहनों भाइयों, क्या फार्मूला 2009 की पद्धति पे लगना चाहिए या 2019 और 2022 के चुनावों को आधार बनाकर फार्मूला बने? क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है इसके भीतर, और इन स्टेक के बीच राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका है? आज हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल हसन चांद मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। शैलेश शर्मा अटल जी हैं, संघ के विचारक और विश्लेषक हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के हैं और पुनीत पाठक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। फखरुल हसन चांद जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, ये आपके अध्यक्ष ने यह ऐलान किया है कि नवरात्रि पर वो वीआईपी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। क्या आपकी अपने सहयोगी दलों के साथ सहमति बन गई है? ब्रिजेश जी, आपका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े वो आ गए और हमारे हीरो वाजपेयी जी, उनकी बिहार में कुल आबादी वो 3.67% है। और जहां तक सवाल है अब समाजवादी जातिगत टिप्पणी आज की डिबेट में कि उनकी आबादी 3% है, नहीं, हम अपनी भी आबादी बता सकते हैं ब्रिजेश जी। ओके, आप हाँ। मुद्दे पे फोकस करें। हाँ, और कल मैं करूंगा जातिगत जनगणना पर, कल डिबेट है, बड़ी डिबेट करेंगे। पक्का पक्का। आज आप बताएं। हाँ, तो देखिए, तो जहां तक वीआईपी सीट का सवाल है ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना आंतरिक सर्वे कराया है। उस सर्वे में केवल 7 सीटें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छी हैं, जिनमें बनारस है, लखनऊ है, अमेठी है। तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी जिनको कह रही कि हमने अच्छा काम किया है, तो वो तो केवल 7 सीटें, तो मैं समझता हूँ वही 7 सीटें वीआईपी भारतीय जनता पार्टी की बची। क्योंकि खराब तो 19, आपकी सीटें खराब 19 हैं, औसत आपकी 16 हैं। तो ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी का खुद का रिपोर्ट कार्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, तो हमारी तो मेहनत ऐसे भी कम हो गई कि अब हमें वीआईपी सीटें केवल 7 देखनी, क्योंकि बाकी तो सब बदल जाएंगे। तो पता नहीं कौन वीआईपी सीटों का तात्पर्य कितनी सीटों पर आप प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं? देखिए ब्रिजेश जी, वीआईपी सीटों का इनका मतलब क्या है? वही सीटें नहीं, आपका मतलब इनका नहीं, मेरा मतलब तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने वीआईपी समझती, 7 सीटें ये वीआईपी समझ रहे हैं, जिनको कह रहे हैं अच्छा प्रदर्शन किया, वही रिपीट होंगे इनके, बाकी तो सब खराब प्रदर्शन। क्या 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात लगातार अपने सहयोगियों से हो रही है, आरएलडी से भी हो रही है, कांग्रेस से भी हो रही है, और 7 सीटों पर जो कहा है कि नवरात्र में हम इन सीटों पर जो वीआईपी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन पर प्रत्याशी घोषित कर देंगे। तो उस पर प्रत्याशी तो घोषित क्या ये सभी वीआईपी सीटें समाजवादी पार्टी अपने कोटे में ले रही है, इसका मतलब?
नहीं, आप प्रत्याशी घोषित करेंगे, नहीं, इसका मतलब आपके पास है? नहीं, मैंने ब्रिजेश जी इस बात को कहा कि हम तो अपने सहयोगियों से बात करके, क्योंकि अमेठी की भी सीट है उसमें जो ये अच्छा काम बता रहे हैं, तो अमेठी की सीट आप खुद लड़ना चाहते नहीं, हैं या फिर कांग्रेस को देंगे? देखिए, अमेठी की सीट समाजवादियों ने हमेशा कांग्रेस के लिए छोड़ी है और इस बार भी कांग्रेस के लिए वो सीट हम छोड़ देंगे, तो वो समस्या नहीं। अमेठी की सीट आप कांग्रेस को दे देंगे, ठीक, मैंने नोट कर लिया। जी जी। और आगे बताएं, बनारस क्या करेंगे, कानपुर क्या करेंगे, नहीं, खुद लखनऊ क्या करेंगे? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, जिन जगहों पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है, हम उन जगहों पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे, चाहे बनारस हो, कानपुर हो, लखनऊ हो। तो हम जो जहां पे हम क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है, तो हम त्याग वहां पे करेंगे जहां पे कांग्रेस या हमारे दूसरे जो सहयोगी हैं वो मजबूत हैं। ठीक, अब मेरा सवाल है कि कांग्रेस 21 सीटें चाहती है, 2009 का फार्मूला आपको मंजूर है? नहीं, 2009 का नहीं, हम तो उनसे, हमारी कांग्रेस से बैठ के बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत है, वो संपर्क में है। 2009 का फार्मूला हमें स्वीकार नहीं है। हम तो उनसे जो सम्मानजनक सीटें जहां पे उनका संगठन है, जहां वो चुनाव जीत सकते हैं, वो जीतने वाली। आपको कौन सा फार्मूला चाहिए, 2019, 2022 का या फिर 2009 का? नहीं ब्रिजेश जी, हमें 2024 का फॉर्मूला चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, वो फॉर्मूला। तो कांग्रेस किस आधार पर 21 सीटें मांग रही है जबकि उसकी खुद के उत्तर प्रदेश में महज 2 विधायक हैं और 2% वोट है? नहीं, तो ब्रिजेश जी, मैंने इसीलिए इस बात को कहा कि 24 का फॉर्मूला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। 22 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 19 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी को जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां हरा सकती है, वहां पे उनको सहयोग करने के लिए तैयार है, सीट छोड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा वो 80 सीटों पर तैयार है लड़ने के लिए। ये तो आपको चुनौती देने वाली बात हो गई। देखिए, उनका देखिए, राय जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जब उनका शीर्ष नेतृत्व कोई बात कहेगा तो हम उसको गंभीरता से लेंगे। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं। तो भाई एक बात बताओ फकरुल जी, 2% वोट है कांग्रेस के, ठीक जी, ठीक, 2 MLA हैं, ठीक, कितनी सीट दे दोगे उनको? देखिए ब्रिजेश जी, ये फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे कि सीट कितनी देंगे। आपका दिल क्या कहता है, मतलब नहीं, 2% वोट पे हमारा क्या दिल, हम तो ब्रिजेश जी इस बात पे हैं कि जो 2024 का फॉर्मूला है वो ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का प्रत्याशी हरा सकता है, उनके पास संगठन हो, वहां पे वो चुनाव लड़ ले। तो हारने के लिए आप ऐलान करने जा रहे हैं कि आप VIP सीटों पर प्रत्याशी देने जा रहे हैं, क्या आपने राष्ट्रीय लोकदल को विश्वास में लिया? नहीं, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पैनल में हैं, हमारी बातचीत चल रही है, आप उनसे पूछेंगे तो आपसे वो बताएंगे भी। हम तो कि उनको पता भी है इस बारे में? नहीं पता है उनको पता है हमारे कि हम लोगों की बातचीत चल रही है। हाँ, वो चैनल पे जितना बोल पाएंगे उतना बोलेंगे, लेकिन VIP सीटें तो 7 ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में है, उन सीटों पे हम घोषणा करेंगे। ओके, हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका। सीटों पर आपके जो VIP सीटें जिन्हें आप कहते हैं, उनमें समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि रुक जाओ, नवरात्रि शुरू होते ही प्रत्याशी देंगे, तब पता चलेगा। ये आपके लिए मुकाबला कठिन करते जा रहे हैं? नहीं, ये तो एक जो गठबंधन है सो कॉल्ड हर लोकसभा चुनाव के पहले बनता है, जिसका नाम इंडिया गठबंधन इन्होंने रखा है, उसमें ये आपसी खेल है, आपसी नूरा कुश्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जो इनके प्रवक्ता ने बयान दिया है कि नवरात्र पर हम बुरी ताकतों को हराएंगे, मुझे लगता है ये आपस में एक दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका और कोई अर्थ नहीं, ना भी गठबंधन की कोई रूपरेखा है, ना गठबंधन में सीट बंटवारे का कोई काम है, और ना ही एक गठबंधन अंत तक इसे कर पाएगा। पिछली बार जिस सहारे से 5 सीट जीते थे, वो सहारा भी, वो बैसाखी भी सपा से इस बार छिन चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इनकी संख्या 0 के ऊपर जाने वाली है। ये बात 80 सीटों की कर रहे हैं, ना तो 80 सीटों पे लड़ने लायक प्रत्याशी हैं इनके पास, और ना ही अब उस तरह के सहयोगी हैं जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में थे। और चुनाव दर चुनाव इनका स्लोगन रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस बार हम मैदान में हैं, और हर बार हार के बाहर हो जाते हैं। कई चुनाव से देख रहे हैं, जनता का विश्वास ये खो चुके हैं, और अब की इनको कोई बैसाखी मिलने वाली नहीं जो इनकी संख्या में इजाफा कर सके। अच्छा, जो आपके सहयोगी दल हैं, उनको क्या आपने सीटें बांट दी हैं? जो इनके यहाँ आप उंगली उठा रहे हो कि इनके यहाँ सीट बट नहीं पा रही, आपस में लड़ रहे हैं, सर फोड़े डाल रहे हैं, आपके यहाँ क्या सीटें बट गई हैं? मैंने इस बात को कभी क्लेम नहीं किया कि इनके यहाँ सीट बट नहीं पा रही। चूंकि बयान आया कि नवरात्र पे घोषित कर देंगे, और एक तरफ कहते हैं गठबंधन का अंग है,
तो अगर गठबंधन में कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ तो कैसे घोषित कर देंगे? ये बात आम जनता को समझ में आती है और इसको मैंने आम जन की तरह ही स्वीकार किया है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो आंतरिक पता नहीं है। सपा का अपना आंतरिक मामला है, गठबंधन का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन खुले मन से एक बात समझ में आती है कि कोई सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हुआ तो कैसे घोषित कर देंगे? ये आपस की नूरा कुश्ती क्या ये भी आपकी दिखाने का काम है? क्या ये भी आपका आंतरिक मामला है कि आपने अब तक ओम प्रकाश राजभर को शपथ नहीं कराई है? वो आज भी बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय जो नेतृत्व है वो तय करेगा। एनडीए के गठबंधन के वो अंग है, उसके बारे में एनडीए निर्णय करेगा। क्या गलती की है ओम प्रकाश राजभर ने? वफादारी से आपका साथ दिया, मिलकर चुनाव लड़े, पूरी ताकत, क्षमता, मेहनत, ईमानदारी से लड़े। आज आप उन्हें तरसा रहे हो। पूरी राजनीति की मीमांसा आप ही करते हैं। आपने उनके सारे रूप देखे तो आप ही बता सकते हैं। हमारे लिए तो वो गठबंधन के अंग हैं और गठबंधन का जो अंग है वो हमें स्वीकार है। आप उनको क्यों इतना तरसा रहे हैं? क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए? अपमान सहा, गालियां खाई, लड़े, मेहनत किया, घोसी में 25 दिन हाहाकार मचा दिया, और आप उनकी शपथ को तैयार नहीं है। इस बात को बढ़ा रहे हैं क्यों? क्या गलती की ओम प्रकाश? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो चैनल पे आप चला चला के उनको बढ़ा रहे हैं। क्या वो बात उन्होंने की गठबंधन से, क्या एनडीए में तय हुआ, ये ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व और श्रीमान अगर मैं ओम प्रकाश राजभर को बढ़ा रहा हूं, आपको भी सच में तो मैं आपसे सिफारिश करता हूं कि उनको तत्काल मंत्री बनाइए। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी सिफारिश तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जरूर स्वीकार करेगा। तो कब शपथ कराएंगे और क्या करें आपके लिए? वो जैसे जैसे आप मामले को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये काम सरल होता जाएगा। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी ओम प्रकाश के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? नहीं, मैंने ये कतई नहीं कहा। हम होते कौन है कहने वाले? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। एनडीए में जिन चीजों के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ वो आए वो और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसके अनुसार आगे का कार्य होगा। ओके, मेरे साथ शैलेश शर्मा अटल जी मौजूद हैं। अटल जी, बहुत स्वागत आपका। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि एक माहौल में थोड़ा बदलाव आया हुआ है। कुछ लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच चाहिए हाई कोर्ट की, कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रांत बनाना चाहता है। आप क्या धारणा रखते हैं कि इस तरह की मांग के पीछे के तात्पर्य क्या है, निहितार्थ क्या है? देखिए, ये तो लिटिगेंट्स की सुविधा के आधार पर अधिवक्ताओं की एक मांग रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा और बड़ा ही समृद्ध राज्य है। इसलिए उत्तर प्रदेश जिस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जिसका इतना बड़ा विस्तार है, निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को लगता होगा कि अपने हर बात की पैरवी के लिए उसमें अपना केस जो है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए प्रयागराज तक जाना पड़े, तो ये उनको व्यवहारिक रूप से ये दुष्कर लगता है, कठिन लगता है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की एक मांग रहती है, और उसी संदर्भ में जो लखनऊ बेंच है वो भी अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की समय समय पर मांग करती है, क्योंकि इस बात में कोई तर्क नहीं है कि कानपुर से, शाहजहांपुर से या अन्य जो क्षेत्र हैं, गोरखपुर से कोई व्यक्ति जो है लखनऊ को पार करके प्रयागराज तक जाए। तो जो भी नेतृत्व और न्याय की कसौटी है, जो न्याय के जो मापदंड है, उस आधार पर त्वरित न्याय मिलना चाहिए लोगों को, और इस आधार पर जब एक बेंच दूर लोगों के लिए व्यवहारिक शैलेंद्र जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है, पास में एक बेंच होनी चाहिए। शैलेंद्र जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस तरह की मांग चुनाव के पहले क्यों आती है? नहीं, ये मांग समय समय पर होती रहती है। चुनाव तो देखिए, चुनाव तो अभी 2.5 वर्ष पहले विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले लोकसभा का चुनाव था, कभी नगर निगम के चुनाव आ जाते हैं। चुनाव तो अब इस देश में, चुनाव तो एक शाश्वत सतत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। ठीक, इसलिए राजनीतिक रूप से नहीं लेकिन व्यवहारिक रूप से मैं सीट बंटवारे के मुद्दे पे आता हूँ, होती रहती है। आखिर क्या कारण है जी कि सीट बंटवारे का मुद्दा जितना इंडिया अलायंस में कॉम्प्लिकेटेड है, एनडीए में उससे कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब वो मुझसे पैरवी चाहते हैं कि मैं राजभर जी के लिए पैरवी करूं। अब मैं कहाँ करूं? टीवी पे कर सकता हूं तो कर रहा हूं। बना दो मंत्री, अच्छा विभाग दे दो, दोस्त हैं हमारे। नहीं, लोकतंत्र के चौथे खंभे के प्रतिनिधि होने के नाते आपका ये दायित्व भी है कि जन सामान्य में जो चर्चा होती है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों तक वो विषय पहुंचना चाहिए।
और सत्ता तक जब तक बात पहुंचेगी नहीं तब तक मीडिया तो हमेशा जनता की बात सत्ता तक पहुंचाने के लिए और सत्ता के कॉरिडोर्स में, पावर के कॉरिडोर्स में जो लोग बैठे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर जनता के मन में कोई भी बात चल रही है तो निश्चित रूप से वो नेतृत्व तक जाना चाहिए। उसमें आप अपने दायित्वों के परिपालन में पूर्णतया जो है आपका विचार और आपका व्यवहार न्याय संगत है। रहा सवाल ये सीटों के बंटवारे का, ये तो एक राजनीतिक विषय है। प्रत्येक राजनीतिक दल का ये अपना एक नितांत निजी मामला है, आंतरिक मामला है। लेकिन अभी जब मैं बयान देख रहा था अखिलेश जी का कि ये वो नवरात्रि में सीटों का वो प्रत्याशियों का चयन करेंगे और अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको पहले अपने गठबंधन के जो साझीदार दल हैं, जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, जिसमें डीएमके पार्टी भी आती है, उसको उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। क्योंकि अगर वो उनसे चर्चा करते तो वो निश्चित रूप से नवरात्रि को लेकर के उनका एक आपत्ति आती कि देखिए भाई ये तो सनातन धर्म की परंपरा में आता है और सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया और HIV वायरस का देंगे, ऐसा ये संक्रामक रोग है, सिवाय हीरो वाजपेयी की जो कह रहे हैं कि ईद पर कर दें। अखिलेश जी नहीं, अखिलेश जी जो हैं उनको ये विचार और अपनी पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहिए था। वो जो उनकी पार्टी के वो स्वरूप बदलते हैं, पैनल में बैठे किसी ने आपत्ति अब तक नहीं की सिवाय हीरो वाजपेयी के। हीरो वाजपेयी का ये कहना है कि ईद पर करो। सनातन धर्म के, अरे भाई क्यों ईद पे करें, हम नवरात्रि पे करेंगे। हीरो वाजपेयी चाहते हैं कि ईद पर करें। नहीं, नवरात्रि पर करें। नवरात्रि पर देखिए बात यही है ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि अपने गठबंधन के साझीदार दलों को और अपनी पार्टी के नेताओं को विश्वास में लेते तो शायद उनको नवरात्रि पर आपत्ति आ जाती। लेकिन राजनीति में और लोकतंत्र में सबको यह अधिकार है, आसुरी शक्तियों को भी संगठित होने का अधिकार है इस देश में, और आसुरी शक्तियां संगठित हों और मातृशक्ति आप किसको असुर कह रहे हैं शैलेंद्र जी? आसुरी शक्तियों के विनाश का ये आसुरी शक्तियां, ये राक्षसी शक्तियां आप किसको कह रहे हो? एक सेकंड रोहित जी रुक जाओ, रोहित जी मैं आ रहा हूँ, अभी आप सबर करो, मैं आ रहा हूँ, पूरा जवाब दे। एक सेकंड रुक जाओ रोहित सबर करो। पहले राउंड है ना, पहले राउंड में हर कोई अपनी बात कहेगा, आपको मौका मिलेगा, आप प्रॉपर जवाब देना। आप ये आसुरी शक्तियां किसको कह रहे हो शैलेंद्र जी? वो सारे लोग जो इस देश की सनातन और सांस्कृतिक परंपराओं को अपमानित और पदलित करने का काम करते हैं। वो सारे लोग जो इस देश की सनातन की शाश्वत परंपरा को अपमानित करने का, उसकी अवमानना करने का काम करते हैं, वो आसुरी शक्तियां हैं। नाम तो लो सर। विनाश उतना ही निश्चित है जितना शैलेंद्र जी नाम तो लो, निश्चित है। नाम इस देश की जनता जानती है। नहीं हमें बताइए सर, हम तो नहीं जिन्होंने अब शब्द कहे, आप बताइए सर, बोलिए नाम लीजिए। जो इंडिया गठबंधन के जो साझीदार दल हैं, अच्छा। जो इंडिया गठबंधन के साझीदार मिस्टर उदयनिधि स्टालिन हैं, जो डीएमके के प्रतिनिधि मंत्री हैं, जो ए राजा हैं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, ये सारे लोग इस सनातन की अवमानना के दोषी हैं। ये सारे लोग आसुरी शक्तियों के प्रतिनिधि बन गए हैं। ये सारे लोग थैंक यू शैलेंद्र जी, अभी पूरा जवाब मिलेगा। सनातन की परंपराओं को अपशब्द कहने का काम कर रहे हैं रोहित सारे लोगों को। थैंक यू देश में मातृशक्ति वंदना शैलेंद्र जी, धन्यवाद। मां दुर्गा की शक्ति का जागरण करके उसी नवरात्रि में इनके विनाश का बीज बोया जाएगा। थैंक यू रोहित अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहता हूं, दो सवाल है मेरे। पहला, समाजवादी पार्टी कह रही कि वो प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है, क्या आपसे कोई बात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर या प्रत्याशियों को ऐलान को लेकर? दूसरा सवाल भी पूछ लीजिए ब्रिजेश जी, बोलिए। क्योंकि अभी जो है जब तक ये जो आपने ये जो संघ के बैठे हैं, सो कॉल्ड संघ के हाँ। विचारक लिख के बैठे हैं, जो इनसे मुझे बहुत समस्या है। क्योंकि पहली चीज तो एक आपने इनसे बात पूछी कि साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेंच की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच देने में क्या समस्या है ये बताएं। दूसरी बात यह है कि इनके एक मंत्री हैं संजीव बालियान, जिन्होंने बयान दिया है कि साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग कर देना चाहिए, हरियत प्रदेश कर देना चाहिए। अब उसमें इनको क्या समस्या है ये बताएं। और वहीं पे संगीत सोम ने एक बयान दिया है कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा तो वो इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि ये निरंतर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता का क्यों अपमान कर रहे हैं इनके नेता, और ये आसुरी शक्ति इसी को कहते हैं महाराज। आसुरी शक्ति की जो आप बात कर रहे थे ना, जो संगीत सोम ने बोला है कि इस्लामिक राष्ट्र ढूंढ रहे हैं वो जो हिंदुस्तान के अंदर, यही है आसुरी शक्तियां, और कोई आसुरी शक्तियां नहीं है। अभी बिहार के अंदर अभी जातिगत जनगणना हुई है, उसके अंदर मुसलमानों की संख्या पता है कितनी है? 17.70। तो अब 82% हिंदुओं को अगर 17% वाले डरा रहे हैं तो ये आसुरी शक्तियां बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ही हैं।
क्योंकि ये 82% वालों में भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुओं की ठेकेदार बनी है। अब मुझे नहीं, ये कोई बताइए, किसी को असुर या राक्षस ना कहे, मैंने नहीं कहा, उन्होंने भी गलत कहा और आप भी ऐसे शब्द ना मैंने बोलें। नहीं कहा, ये संघ विचारक जो बैठे हैं इन्होंने मैंने मना भारतीय किया जनता उनको पार्टी और आपको भी टोक रहा हूं। आसुरी शक्ति कहा ना कहें एक दूसरे। हाँ नहीं, मैंने नहीं, नहीं कहा। मैं अपनी बात मैं तो पे कह ही कायम नहीं हूं, सकता, और मैंने कहीं मैं भी- तो शैलेंद्र जी प्लीज वेट, शैलेंद्र जी चलने वाला पहला राउंड है, आप मैंने शांत सिर्फ रहिए। इतना ये है कहा है कि रुद्राक्ष, सनातन रोहित धर्म को अग्रवाल की अपमानित आवाज करने दीजिए। का जो लोग भी काम रुद्राक्ष करेंगे, है, सिर्फ वो रोहित आसुरी बोलिए। शक्तियों ये के रुद्राक्ष Only है, रोहित। कम से कम ये संघ प्रचारक अपना हाथ ऊपर करके दिखाएं, कलावा ही दिखा दें। जो संघ प्रचारक बन के हिंदुओं के ठेकेदार बैठे हैं, ये कलावा ही दिखा दें। मुझे तो नहीं पता था संघ प्रचारक आ रहे हैं, मैं अपनी कलाई हाथ सीधा हाथ ऊपर करके दिखा रहा हूं, ये कलावा ही दिखा दें हिंदुओं के ठेकेदार जो बन के बैठे हैं। ये है असली चेहरा इनका, ये है इनका असली चेहरा, और यही है असुर, यही है असुर जो असल में हिंदुओं का वध करने के लिए आए हैं। ये असुर, यही है असुर। क्योंकि स्थिति है, मोहन भागवत जी ने क्या कहा ब्राह्मणों के लिए, क्यों नहीं दिखाते हो कलावा, दिखाओ ना। मैं तो दिखा रहा हूं अपना हाथ ऊपर करके, रुद्राक्ष है ना, दिखाओ ना कलावा अपने हाथ में। आप तो हिंदुओं के ठेकेदार हो। आप तो अभी बात कर रहे थे कि नवरात्रि में हमको दिक्कत होगी, आप दिखाओ ना। कलावा बांधने से नहीं होता है, समस्या ये है कि दिक्कत आपको है। आप बताइए कि आपकी जा रही है, साझेदार दलों के आपकी स्टैंड पर कुर्सी आपकी जा क्या रही टिप्पणी है, और आरएसएस के प्रमुख कहते हैं आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर टीवी पे आके क्या कर रहे हो? अगर आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो हिंदुत्व की बात करो ना आके यहाँ पे। क्यों बात कर रहे हो राजनीति की? ये आपको राजनीति से बिल्कुल लेना देना है। ओके, लॉक कराइए, लॉक कराइए, लॉक कराइए, आपका शरीर भी लॉक कराइए, लॉक कराइए। और यही राजनीतिक लोभ है, ऐसे मत उलझिए। हिंदुओं को गुमराह कर सुनिए, पहला राउंड है, ऐसे उलझते नहीं है। रोहित, रोहित, थैंक यू। शैलेंद्र जी धन्यवाद। अब सिर्फ रोहित की आवाज जाएगी। रोहित, मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है, क्या आपसे कोई बात हुई है? थैंक यू शैलेंद्र जी, धन्यवाद। ब्रिजेश जी नासुरी शक्तियों को चुप कराइए पहले तो। हाँ, शांत है। देखिए, हाँ ब्रिजेश जी, देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा साहब प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, जब सबने कहा कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, जब हम जीत के आएंगे तब डिसाइड कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो लड़ नहीं रहे, फिर लेके आ गए जी अखिलेश जी ने वो लेने देने वाली बात कर दी। वो भी बात क्लियर हो गई कि भाई उसमें भी हमको कोई समस्या नहीं है। अब बताओ आपको क्या समस्या है? अब ये नया फॉर्मूला लेके आए हैं कि साहब वो वीआईपी सीट पे जारी होने जा रहा है। वो भी एक चीज है, अखिलेश जी ने उस बयान पे दूसरा बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक पत्रकार ने स्पेसिफिक ये बयान पूछा था कि समाजवादी पार्टी की वीआईपी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कसने जा रही है, तो अखिलेश जी ने कहा था अपनी वीआईपी सीट बचा लें वो, क्योंकि हम नवरात्रों के अंदर लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। शैलेंद्र जी आप बीच में ना बोले, ये राजनीतिक चर्चा। आप शैलेंद्र जी इस तरह बीच में ना बोले प्लीज, कृपया असुर चुप रहे आप। ना ना, सिर्फ रोहित बोलेंगे, सिर्फ ओनली रोहित। शैलेंद्र जी गलत बात, बीच में मत बोलिए शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी की आवाज बंद हो जाए, सिर्फ रोहित की आवाज जाएगी। हाँ बोलिए रोहित। ब्रिजेश जी, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को नींद आना बंद हो चुकी है। हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तटस्थ है। हमारे जो आपके भीतर कोई मतभेद नहीं है? बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है ब्रिजेश जी, और कोई भी लिस्ट जो पहली लिस्ट आएगी वो हम सब की सहमति बहुत बहुत शुक्रिया, दस्तखत देख लीजिएगा। धन्यवाद। मैं पुनीत पाठक को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। पुनीत पाठक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता है। पुनीत, आपका शुक्रिया। किस आधार पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग चाहती है? फार्मूला क्या है आपका? जी, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है ब्रिजेश जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ये बात साफ कर दी है कि हम लोग बड़ा दिल दिखाने को तैयार हैं। जहां ज़रूरत पड़ेगी, जैसा लगेगा कि जो पार्टी भाजपा को हराने में सक्षम है उस पार्टी के लिए हम लोग भी सीटें छोड़ेंगे, और जहां हम लोग हराने में सक्षम होंगे वो बाकी पार्टियां हमारे लिए सीटें छोड़ेंगी। तो उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर पे यही फॉर्मूला लागू होगा। अब कौन कौन सी सीटें छोड़ी जाएंगी, इसको कैसे हराएगा, इसका कोई फार्मूला तो होगा? जी बिल्कुल होगा। पुराने चुनावों के आधार हो सकते हैं उस पे फॉर्मूला। पिछले बीते हुए चुनावों के कौन से? पिछले जो भी चुनाव बीते हैं, विधानसभा, लोकसभा, या जो भी चुनाव का मापदंड हो, ये इसके लिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें हो रही हैं वो इसी मुद्दों पे हो रही हैं। आप कितने पहले के चुनाव देखना चाहते हो फार्मूले में? जी, हम कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि असली मुद्दा ये है कि क्या किस तरह से हम लोग एकत्रित होकर भाजपा को हरा सकते हैं। क्या आपको ये तथ्य पता है कि आपके पास सिर्फ उत्तर प्रदेश में लास्ट असेंबली इलेक्शन में 2% वोट और आपके 2 विधायक हैं? जी बिल्कुल, अच्छी तरह पता है। उस आधार पर आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, आधार सिर्फ वो नहीं है। इस आधार पे तो फिर समाजवादी पार्टी और बसपा और सब लोगों की स्थिति, भाजपा तो पूर्ण बहुमत में, फिर तो किसी को लड़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, आधार वो नहीं है। आधार आज का की 80 सीटों पर अगर परसेंटेज निकालें
तो 1.6 आता है। चलो 2 सीट अमेठी रायबरेली। ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि आधार वर्तमान स्थिति होनी चाहिए। आज की स्थिति में कौन सी पार्टी कहां पे भाजपा को हराने में कोई सक्षम है? एविडेंस है? कोई अगर एविडेंस कोई है इसका? जी, उसका एविडेंस जमीन पे जाने पे मिलेगा। जब आप जमीन पे जाएंगे, देखेंगे लोगों को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार यात्राएं कर रहे हैं, अभी पश्चिम में थे, बहुत शानदार रिसेप्शन मिला उन्हें। आप तो क्या मुझे चाहते लगता है हैं कि कि जमीन पे 2009 में कांग्रेस ने जो जबरदस्त प्रदर्शन किया था और यूपी में 21 सीटें जीती थी, क्या आप वो फार्मूला चाहते हैं? जी, हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम लोग चुनाव अरे लड़े। कितनी? ये तो केंद्रीय नेतृत्व बता सकता है। हम अजय राय ने अभी दावा किया है मीडिया में कि कांग्रेस 80 के 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसको क्या माना जाए? आप ब्रिजेश जी, चुनौती कोई दे भी रहे हैं? संगठन, जैसे हम लोग यूपी कांग्रेस के लोग 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तैयारी हम लोग हर सीट पे करेंगे। हम आज ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी। कल को अगर हम लोग चिन्हित सीटों पे ही सिर्फ तैयारी करें और अगर हमें दूसरी सीट मिल जाती है तो उस समय हम क्या करेंगे? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमने तैयारी नहीं की है। तो पर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई 14 साल पहले या 15 साल पहले, 16 साल पहले के चुनाव में हुए फार्मूले के तहत आपको आज टिकट दे देगा? कोई लॉजिक है कि 2009 का फार्मूला लगे? जी देखिए, ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं है तब जहां तक तो मेरी फिर जानकारी है। सपा भी कह सकती है कि 2004 में हम लोग 39 सीट जीते थे, 39 मुलायम सिंह के नेतृत्व में 39। जी ब्रिजेश क्यों जी, दे मैं दें आपको? आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, अटकलें हैं। मेरा जहां तक मैं बता सकता हूं एक प्रवक्ता के तौर पे, वो बात यही है कि इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि कितने सीटों पे लड़ेंगे पिछले 2 चुनाव के डेटा ये बताते हैं, 2019, 2022, ठीक, एक पार्लियामेंट्री और एक असेंबली, दोनों का डेटा ये सजेस्ट करता है कि आप 2 से अधिक सीटों पर आपका वोट बेस नहीं है। देखिए, Only 2, अमेठी रायबरेली। जी बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं वो एक कहने को एक पक्ष है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है। अगर आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रमों को देखें, हमारे संगठन के कार्यक्रमों को देखें, अभी हम लोगों ने अभी हाथ से हाथ जोड़ों के बाद एक दलित संवाद चलाया था, जहां पे दलित बस्तियों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जाके। पाठक जी, बाकी लोग घर नहीं बैठे हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में आप ये क्यों चाहते हो कि थाली में सजा के आपको ये 20 सीट दे दें? हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम मेहनत नाम तो बताओ। ब्रिजेश जी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के दम पे चाहते हैं। कोई भी थाली में सजा के किसी को नहीं देगा। राजनीतिक अगर आप मध्य प्रदेश में सीटें छोड़ने को तैयार हो तो आप यूपी में बात करिए। देखिए, मध्य प्रदेश का निर्णय केंद्रीय कमेटी लेगी। अब मध्य प्रदेश में कितनी सीटें छोड़नी है वो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बता सकते। आप बड़े होशियार हैं। आप सोचते हैं कि जहां आप मजबूत हैं वहां तो आपको सब पूरी थाली खा जाएंगे, इनको आधा लोटा पानी भी नहीं देना चाहते हैं आप। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। सिर्फ 2% वोट हैं, वहां आप कहते हैं 2009 का फार्मूला लगाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन सबको साथ लेके चलने की मुहिम है। अगर अकेले ही लड़ना होता तो फिर सब अपने दे दो भैया। तो ये फार्मूला जाते। इतना जो आपका काइंड हृदय है ना, ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगाते हो? जी बिल्कुल लगेगा। अभी मध्य प्रदेश में टिकट अनाउंस कहाँ हुए हैं? हो सकता है कि अखिलेश जी ने बात करी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात हो, अखिलेश जी को वहां पे कुछ सीटों पे एडजस्ट कर दिया जाए। ये तो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। मान लो अगर आपने एमपी में टिकट नहीं दिया तो नवरात्रि में प्रत्याशी तय हैं। देखिए, अखिलेश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जैसा चाहे वैसा कर वीरेंद्र जी भी सकते आ हैं, गए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि विचार करके, मंत्रणा करके ही कोई काम होगा। और वैसे आप यूपी में निगोशिएशन पोजीशन में भी नहीं, जो मिल जाए ले लेना। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए, हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या मसला है ये, और ये सीट शेयरिंग का फार्मूला का यूपी का जो बंटवारा है ये एमपी पर क्यों टिका हुआ है, मध्य प्रदेश पर? देखिए, ये इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना था और ये था कि जहाँ जो मजबूत होगा वहाँ दूसरा उसको सपोर्ट करे। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग भी आपस में लड़ने की तैयारी में हैं, दौरे भी हो गए हैं, तो अब ये फार्मूला थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश आते हैं लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तब जब वीआईपी सीटों की बात आती है तो बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और फिर कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, उधर फिर मेरठ और मुजफ्फरनगर, ये सब इलाके बड़े इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इन सीटों पर क्या फार्मूला होगा, कैसे लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के लोग, और क्या इन जगहों पर प्रत्याशी का चयन या सहमति बन गई है, ये पितृपक्ष शुरू हो गया है कल से, 15 दिन रहेगा
15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो नवरात्र में शुभ दिन शुरू होते हैं, सही काम होते हैं, तो हो सकता है कि नाम का भी कुछ ऐलान हो। लेकिन जिनके पास संगठन नहीं है, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वो स्वाभाविक है कि वो उतनी सीटों पर नहीं लड़ पाएंगे जितना वो दावा करेंगे। उनको अगर चुनाव बीजेपी से टक्कर लेनी है तो अपने सहयोगी दलों को उनकी बातों को मानना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े नेता हैं। और यही रही बात कांग्रेस की और लोकदल की, तो कांग्रेस में राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी कि नहीं अमेठी से, ये भी एक दिलचस्प बात होगी। और अगर प्रियंका गांधी भी लड़ती हैं या नहीं लड़ेंगी, ये सब चीज़ें अभी इन लोगों की बातचीत में टिकी हुई है। जयंत चौधरी लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, वो चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन उनके परिवार में उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं या उनके कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये तो देखिए अखिलेश यादव 60 सीट पे लड़ेंगे कि 65 सीट पे लड़ेंगे, कितने पे लड़ेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश में उनका अपर हैंड रहेगा। बाकी में कांग्रेस 15 पे लड़ती है, लोकदल 8 पे लड़ता है, 7 पे लड़ता है, ये इन लोगों का आपस का कुछ हो सकता है। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है वो 60% वोट हासिल करना चाहती है इस लोकसभा चुनाव में। इसके लिए उसने अपने नेताओं को लक्ष्य दिया है और उसमें दलित वोटों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ से वो इसकी भरपाई उत्तर प्रदेश में करना चाहती है। बीजेपी अपने कई मंत्रियों को लोकसभा का भी चुनाव लड़ाएगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में आपने देखा, और यहाँ भी दलित और ओबीसी लीडर खास तौर से लोकसभा के चुनाव लड़ाए जा सकते हैं, ये बात आती है सामने। दलित बस्तियों पे बीजेपी का फोकस चल रहा है, लेकिन एक जो चिंता आपने जताई उससे मैं सहमत हूँ कि राजभर को पितरपक्ष में तो शपथ ना हो पाए, अब वही 15 अक्टूबर तक कम से कम और इंतजार करना पड़ सकता है। जब अच्छे दिन आएंगे, नीक दिन आएंगे, तभी जो है, कहीं जब नीके दिन नहीं है बनत न लगी है देर, तब तक हो सकता है, क्योंकि दारा सिंह चौहान भी जोर मारे हैं। ब्रजेश जी, एक जो बात साफ है कि चाहे किसी के नाम का ऐलान हो ना हो, लेकिन रामपुर से आजम खान लड़ेंगे चुनाव की बार जरूर, क्योंकि ना बेटा कहीं मेंबर बचा और ना वो कहीं खुद। तो जब खाली है तो चुनाव तो कोई आएगा सामने। तो समाजवादी का एक टिकट तो रामपुर में ये जान लीजिए कि क्लियर है कि आजम खां को मिलेगा। अब बात आती है कि अखिलेश यादव की जो तैयारी है ये क्यों है। देखिए, घोसी का जो उपचुनाव का परिणाम आया उसने समाजवादी पार्टी और विपक्ष को काफ़ी ताकत और संजीवनी दी, उससे मनोबल बढ़ा है और बीजेपी को एक संकेत भी गया है कि भाई आप कैंडिडेट का चयन जरा ठीक से करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसको लड़ाओ आंख बंद करके जनता उसको जिता ही दे। तो ये बातें सब सामने हैं। वैसे सियासत का अलग नशा होता है और उसमें जो लोग ताकतवर होते हैं वो दूसरों की ज़्यादा सुनते नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि घमंड जो होता है वो एक ऐसी बीमारी, उसकी बीमारी शराब जैसी होती है जी, जिसको चढ़ जाती है उसको छोड़कर बाकी सबको पता होता है कि इसको चढ़ गई है। तो ये स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में जो आदमी चुनाव लड़ता है, जीतता है, उसको देश में हमेशा कहते हैं कि वही केंद्र में सरकार बनाता है। देखिए, गठबंधन में जो भी है, भाजपा भी है, सपा भी है, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो ये दोनों चीज़ों को तय करना होगा जो दोनों गठबंधन के लोग हैं, बाकी तो सब परिणाम तय करेगा। बहरहाल सुनिएगा जी कि कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए और कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए।
और दोस्तों का क्या है, वो तो यूं भी मिल जाते हैं मुफ्त। और रोज सच बोलकर एक दुश्मन बढ़ाना चाहिए। और तुम हकीकत को लिए बैठे हो तो बैठे रहो, ये ज़माना है, इसे हर दिन एक नया फंसाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये ज़माना ऐसा है कि रोज़ एक फंसाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फ़खरुल हसन चांद जी मेरे साथ मौजूद हैं। फ़खरुल साहब, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आपने अपने सहयोगियों से, विशेष तौर पर राष्ट्रीय लोकदल से और अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस से कोई बात नहीं की और आप नवरात्रि पर प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं। नहीं ब्रिजेश भाई, अभी तो आपने आरएलडी से पूछा था इस सवाल को, तो हम तो इस बात को पैनल पे बैठ के कह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। हमारी बातचीत लगातार चल रही है और हम तो आपसे फिर से कह रहे हैं कि 7 सीटें ही तो हैं वीआईपी जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में, जो इनके सर्वे में है। हम उन 7 सीटों पे अपनी घोषणा कर देंगे। हैं ही कितनी सीटें? बनारस, लखनऊ, इनकी जो है अमेठी, महाराजगंज, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, जालौन। इसके अलावा तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें हैं या तो खराब प्रदर्शन वाली हैं या औसत वाली हैं। एक जो संजू बालियान जो जिनकी बात आप कर रहे थे वो औसत प्रतिशत वाले हैं, इसलिए आज उनका राग वो दूसरा आलाप रहे हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में तो ये खुद ही सारी सीटें हार रहे हैं। ये तो चेहरे बदल सकते हैं। जब ये चेहरे बदल देंगे तो हम अपने प्रत्याशी भी घोषित कर देंगे। कांग्रेस का क्लेम अभी स्पष्ट नहीं हो रहा ना कि मध्य प्रदेश में आपको कुछ देंगे, नहीं देंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में ब्रिजेश जी हमारा शुरू हो चुका और आपसे कोई भालू नहीं कर रहा है। नहीं कोई, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश गए थे। हम अपने काम पे हैं, अपने जो जनता से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर वहाँ पे हमें सीटें नहीं मिलेंगी तो भी समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही हमारा संगठन मध्य प्रदेश में मजबूत है। हम वहाँ पहले 2000 क्या मध्य प्रदेश में आपको सीट नहीं मिलती है तो वही फार्मूला कांग्रेस के साथ आप उत्तर प्रदेश में लगाएंगे? देखिए, जो स्थिति ब्रिजेश जी हमारी मध्य प्रदेश में है, जितना जो संगठन हमारा मध्य प्रदेश में, वही संगठन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो हम अगर क्या चाहते हो खुल कर कहो। नहीं, बिल्कुल खुल के ही तो मैं कह रहा हूं। जो हमारा संगठन मध्य प्रदेश में, जो हमारा संगठन की ताकत मध्य प्रदेश में, वही संगठन की ताकत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है। तो हम अपनी जो सीटें हम मध्य प्रदेश में चाह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हम उनको भी देंगे। तो मैंने क्या गलत पुनीत पाठक से कहा? यही सही बात बोली ना। 2% और 80 के हिसाब से कैलकुलेशन हो 1.6। चलो भाई, बड़ा हृदय करके आप 2 कर दो। यही तो बात है, 2 सीट। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जब भी किसी से गठबंधन करते हैं तो बड़ा दिल के साथ करते हैं। आप 2 कह रहे हैं, हम 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमारा क्लेम है, वहां पे हमारा संगठन है और कांग्रेस हमारा जो सहयोगी है। तो इंडिया गठबंधन रोहित बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे थे, इनके पास भी तो 9 MLA है ना। इनका कौन सा बहुत बड़ा क्लेम बन रहा है? भाई पिछली बार 3 सीट लड़े थे, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा। नहीं ब्रिजेश, ज्यादा हाथरस, नगीना और ले लो। आरएलडी हमारा पुराना सहयोगी है, हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं और हम अपने साथियों को कभी अपने से अलग नहीं मानते। तो आरएलडी हमारे साथ था। उनकी सीट अलग कर दो, मानो या ना मानो, नहीं उनकी सीट अलग करो। नहीं, सीट तो अलग होगी, वो चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ हैं। जो हम आदरणीय अखिलेश यादव जी की, आदरणीय जयंत चौधरी जी से लगातार बातचीत हो रही है। जो सीट, शुक्रिया आपका हीरो वाजपेयी। पैनल में बैठे सभी मेहमानों को चिंता है ओम प्रकाश राजभर के आगामी राजनीतिक भविष्य को लेकर। कृपया इस चिंता को दूर करें। नहीं, ये तो मेरे बस का है नहीं। तो मैं बताया ना कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, इसलिए ब्रिजेश जी मेरे बस का नहीं। जहाँ तक ये विषय जो आप चला रहे, जो आज आया कि वीआईपी सीटों पे जो डिबेट हो रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर वो सीट वीआईपी है जहाँ से कोई सांसद चुन के आता है। जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है और जनता जिसे चुन के भेजती है, उसके लिए वही वीआईपी होता है, क्योंकि उसके विषय वही संसद में रखता है, वही उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे असली 80 की 80 सीटें वीआईपी है और 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जहां तक मैंने आपको कहा था कि नवरात्र के इस अवसर पर एक दूसरे को आईना दिखाने, एक दूसरे को अपनी औकात बताने, कहाँ किसकी ताकत है, उसकी सौदेबाजी का यह बयान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और वो अभी सपा प्रवक्ता, लेकिन ये भी तो संभव है कि आपके बड़े नेताओं को ताकत है यहाँ ले लें। तो इस बयान के पीछे यही एक अर्थ है और इसका कोई और अर्थ नहीं। ये भी तो हो सकता है कि आपके बड़े नेताओं को घेर लें और आप ओवर कॉन्फिडेंट रहें और पता चला आप गिर गए।
नहीं, मैं तो देखिए, चुनाव कोई फ्रेंडली मैच नहीं है। जनता की अदालत में आपको जाना है, 5 साल हम सत्ता में रहे, हमें अपने काम बताना है, और ये क्या करना चाहते हैं, क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, इन्हें ये बताना है। और इनके पास कौन चेहरा है उनको रिप्लेस करने के लिए ये बताना है, इनकी क्या नीतियां ये बताना है, और इनके पास क्या चीज है, क्या करना चाहते ये बताना। खाली हमने एक गठबंधन बना लिया, हम लोग सीट तालमेल कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा के नरेंद्र भाई मोदी को इस देश से हटा देंगे, मुझे लगता है ये कोई प्लान नहीं है। ये केवल है, और ये लगातार 4 चुनाव से चला है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो पिछले लगातार 4 चुनाव में एक ही चीज है कि हम मोदी जी को हरा देंगे, और उसको जनता लगातार नकारती आ रही है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश की 80 पे 80 सीटों पे इस बार समाजवादी पार्टी को जो पिछली बार सहयोग से सीटें मिल गई थी वो भी मिलने नहीं जा रही है। ये वीआईपी सीटों पे हमें क्या घेरेंगे, हमारे लिए 80 की 80 वीआईपी सीटें हैं। जल्दी से जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करके सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ओके, शैलेंद्र जी, आपको डिबेट के पहले चरण में कुछ आपत्ति प्रकट कर रहे थे, क्या कहना चाहते थे आप, बोलिए। आपत्ति इस बात पर है कि जैसे नवरात्र का विषय आया, मैंने कहा कि नवरात्र जो है माँ दुर्गा ने उसमें आसुरी शक्तियों का संहार किया था, और इस समय भी देश में ऐसी आसुरी शक्तियां हैं। आपने पूछा कि कौन है, मैंने उनके कंडक्ट के साथ में उसको बताया। अब अगर किसी को आपत्ति हो तो वो इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इसको डिबेट करने के लिए कोई भी इसमें याचिका दायर कर सकता है। अपोजिशन के राजनीतिक दल को आप राक्षसी ताकतें कह रहे हैं, आसुरी शक्तियां कह रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? सनातन अरे ब्रजेश जी सनातन धर्म पर जो लोग डेंगू मलेरिया और HIV पर सनातन धर्म को जो लोग सनातन धर्म को उसकी तुलना डेंगू मलेरिया और HIV से कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को इस प्रकार से अपशब्द कह रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, ये सनातन को यही चुनौती तो राक्षसी स्थितियां देती थी। रोहित, इतना सावधान करो कि मैं आपके पास आके अपनी बात कहूं, आराम से कहना। हाँ शैलेंद्र जी, कंटिन्यू करें। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि प्राचीन काल में भी यही होता था कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आसुरी शक्तियां हमारे यज्ञ को और हमारी सनातन परंपरा में विध्वंस करने का काम करती थी। अखिलेश यादव का ये कहना है कि नवरात्रि के शुभ दिन शुरू होने से पहले वो बीजेपी के जो वीआईपी अखिलेश जी का जो कहना है वो पूरी वो भी तो नवरात्रि पर किसी शक्ति को खत्म करना चाहते होंगे। अखिलेश जी जो नवरात्रि पर कह रहे हैं वो उनका एक माइंड गेम है, अपने गठबंधन के दलों पर एक दबाव बनाने की राजनीति है। बाकी एक बात समझ लीजिए, चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना और इलेक्शन में कैंडिडेट को सिंबल देना दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसी लखनऊ शहर के अंदर 2014 में ये 2 साल तक अशोक वाजपेयी को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ाते रहे, और जब चुनाव आया तो इन्होंने वहां प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को खड़ा कर दिया। जिन अशोक वाजपेयी को बाद में बीजेपी अपनी पार्टी में ले गई, उसको मूर्ख बनाने का काम उसी उन्हीं अशोक वाजपेयी की आप शायद बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो सबके लिए खुली है, जो हमारी विचारधारा में आना। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। रोहित अग्रवाल, अब आपकी बारी है। अगर ये किसी प्रत्याशी को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, धन्यवाद शैलेंद्र जी, हमारे तो हृदय सबके लिए खुला। शैलेंद्र जी धन्यवाद। हाँ बोलिए भाई। रोहित जी, ब्रजेश जी, मैं बड़ा मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये सनातन का ठेकेदार जो बैठ जाते हैं यहाँ पे डिबेट में आके, और उसके बाद उनको ये नहीं पता कि सनातन है क्या, इनको ये भी नहीं पता कि सनातन है क्या, और सनातन की ठेकेदारी ले ली इन्होंने। सनातन इतना कमजोर हो गया कि 17.70% वालों से 17.70% वालों की आबादी से सनातन वाले डरने लग गए। ये ठेकेदारी, भैया ये ठेकेदारी छोड़ दो, जो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बोले तो बोले, चलनियों बोले, जौनों में 72 को छेद, ये धर्म खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में नहीं है। मेरा और आपका हाथ दिखा रहा है, याचिका दाखिल करिए, मेरा और आपका हाथ फर्क दिखा रहा है। एक एमपी जिताने की हैसियत नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के बारे में ऐसी बात न कहें, एक एमपी ने कहीं जिता सकते हैं। संजय निषाद पे इनको आप जो है आप ठेकेदार है यहाँ पे। अरे ब्रजेश जी, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ये अपने घर में बैठे उतना रुद्राक्ष मैंने पहना हुआ है, आप इस देश में सनातन को गाली देने के ठेकेदार हैं, उतना रुद्राक्ष मैंने घर से निकाल के जितना मैंने पहना हुआ है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, ये सनातन के ठेकेदार बने, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ सनातन के ठेकेदार को, जितना रुद्राक्ष मैंने पहना हुआ है ऑन एयर उतना ही अपने घर से निकाल दे। ये तो अपने घर से डिबेट कर रहे हैं, ये अपने घर से निकाल दे। रुद्राक्ष जितना मैंने पहना हुआ है तो मैं इनको मान लूंगा कि सनातनी है। अरे ये सनातन के झूठे ठेकेदार हैं, सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, 2014 से पहले सनातन खतरे में नहीं था, 2014 के बाद सनातन खतरे में आ गया, 2014 के बाद सनातन खतरे में आ गया। सनातन खतरे में नहीं है, तुम्हारी दुकान खतरे में है,
तुम्हारी दुकान खतरे में है। जो संघ प्रचारक बन के बैठे हो ना यहाँ पे, वो तुम्हारी दुकान खतरे में है। सनातन खतरे में नहीं है मित्र, सनातन खतरे में नहीं है। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि सनातन को खतरे में ले आए। तुम्हारी दुकान खतरे में है, तुम्हारी गद्दी खतरे में है, तुम्हारी गद्दी खतरे में। अरे राम मंदिर की जमीन में घोटाला करते हो, राम मंदिर की जमीन में घोटाला करते हो। दिनेश शर्मा पे आवाज नहीं निकलती है, दिनेश शर्मा पे आवाज नहीं निकलती है, जैसे माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया, जिनको सांसद बनाया है अभी आपने, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया था दिनेश शर्मा ने। राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाई, पार्टी ने उनको अधिकृत किया है। ये करोगे सनातन की ठेकेदारी, संजय निषाद पे तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी, दिनेश शर्मा पे तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी, भगवान हनुमान जी की जाति बताने वालों पे तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी। और यहाँ पे तुम ठेकेदारी कर रहे हो। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अभी 10 मिनट का डिबेट बचा है। अरे 9 विधायक है, एक एमपी कोई बात नहीं, 9 एमएलए डाल दो। मैं तुम्हें चैलेंज ये कह रहे एक एमपी नहीं जिता सकते हो, ये क्या बात है? नतमस्तक हो जाओ। रोहित हमारी पार्टी कह रहे एक एमपी नहीं जिता पाओगे, 4 दिन बाद हमारे गठबंधन में आ जाएंगे। एक अभी 4 दिन ये के अंदर हमारे गठबंधन में ये शामिल वही हो है जिनके 2 एमपी अभी भेजे आके गए नाक रख लेंगे थे, ये। इस्तीफा दिलवा के 2 एमपी इनकी भेजे तो गए थे, भाषा है इनके ना, 2 ये अटल ठेकेदारों बिहारी की भाषा वाजपेयी है। और ये एडवाणी जी ठेकेदारी भेजे गए थे करते हैं सदन में। ये पश्चिम वही उत्तर है, प्रदेश में। ये और ये घमंड जाति दिखा का रहे हैं कि जनगणना एमपी के नहीं आधार जिता पे पाओगे। इस देश अरे के तुम्हारी तरह हम धर्म की ठेकेदारी नहीं करते हैं, ये तो इनकी तुम्हारी मर्यादा तरह हम है। धर्म के नाम पे अरे डिबेट की विघटन की मर्यादा राजनीति समझिए नहीं मानवर, करते हैं। भारत समाचार पे डिबेट हो रहा है। हम डिबेट की धन्यवाद, मर्यादा बहुत समझो। बहुत शुक्रिया। हम इस बात तरह का करेंगे, आचरण किसी के लिए ठीक नहीं। हम बात शुक्रिया। पुनीत पाठक, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत पाठक को लाया जाए स्क्रीन पे। हम बात तेरा विनाश हो जाएगा। तो पुनीत पाठक डिबेट की क्या मर्यादा समझते हैं। आने वाले वक्त में कोई टाइमलाइन तय हुई है कि इस दिन तक या इस माह तक, इस सप्ताह तक आप लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे? पुनीत पाठक गो अहेड। आप दोनों शांत हो जाएं। शैलेंद्र जी, अब आप दोनों की बारी खत्म है, पुनीत पाठक बोलेंगे। पुनीत पाठक गो अहेड। जी धन्यवाद। हम बोलिए पुनीत। ये इतना मूर्ख जी ब्रिजेश जी, अरे ऐसी भाषा ना बोले आप, मैं आपका कैसी सवाल भाषा नहीं है? सुन पाया। दिमाग से पैदल प्रवक्ता नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हैं? रुद्राक्ष ढूंढो, रुद्राक्ष। समझ ही नहीं पा रहा। अब मूर्ख कौन है ये तो पूरी जनता ने देख लिया है। रुद्राक्ष ढूंढो, रुद्राक्ष ढूंढो। अपने घर में 10 मिनट का डिबेट बचा है। अभी कौन कमंडल लेके मूर्ख है ये तो घूमोगे। पूरी जनता ने देख अभी लिया सब है कुछ धारण कि कौन करोगे। मूर्ख है, ये जो कौन ठेकेदारों की मूर्ख भाषा है, बोल रहे हो कौन ना यहाँ भारतीय पे। जनता पार्टी क्या का, हो गया? कौन आईना भारतीय जनता देखना पार्टी का पड़ मुखौटा शालीनता पहन के की यहाँ पे बैठा सीमा है। लांघ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन ऐसा के होता बैठा नहीं है। है। ये पूरी धन्यवाद। जनता ने जनता मत देख कीजिए, लिया भाषा उत्तर की प्रदेश मर्यादा की। बनाए रखिए। भारतीय जनता मेरा पार्टी, ठेकेदार भारतीय कहना जनता बंद पार्टी करिए, के समझे? नीचे अपनी दुकान जो नहीं, चला आपको रहे हो ऐसा ना, उत्तर वो मिलेगा बंद कि कर आपको दो। यहाँ सर ये छुपाने की धर्म जगह के नहीं आधार पे धर्म ठीक है? को बदनाम करने की हाँ। कोशिश मत करो। भाषा सनातन की इतना मर्यादा बनाए कमजोर नहीं रखिए। जो कोई हिला अगर सके। डिबेट करना है, सनातन इतना अगर कमजोर डिबेट नहीं करना है, कोई भाषा हिला की सके। मर्यादा बना के रखिए। सनातन इतना आप एक कमजोर जिम्मेदार नहीं चैनल जो पर कोई डिबेट हिला कर रहे सके। हैं। भाषा की मर्यादा बनाए पुनीत पाठक को रखिए। स्क्रीन पे लाया जाए। दोनों धन्यवाद, लेकिन बहुत बहुत हमारे हाथ शुक्रिया। बंधे नहीं है। अरे नहीं बंद करिए आपको भाई, ये स्पष्ट सब बताना झगड़ा मत चाहता हूं। करिए। भाषा की पुनीत मर्यादा पाठक, बना कर टाइमलाइन बताओ कब तक हमारे बात हाथ खत्म जुड़े हैं, हाथ होगी? बंधे नहीं है। धन्यवाद। बोलिए, इतना सिर्फ आप पुनीत समझ पाठक लीजिए। की आवाज, ओनली पुनीत स्पष्ट पाठक। समझ गो अहेड। जी जी ब्रिजेश एक जी, जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात बोलिए। करिए। जी थैंक यू हमें- शैलेंद्र जी, धन्यवाद। हाँ, पुनीत जी, पाठक मुझे गो लगता है अहेड। फिर पुनीत पाठक की आवाज लीजिए। हाँ। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप है। उस स्वरूप के आधार पे उत्तर प्रदेश में जो भी बातें होंगी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो हम लोग स्वीकार कब खुले तक? दिल से करेंगे, खुले मन से कब करेंगे। तक? मुझे लगता है कि एक कोऑर्डिनेशन गठबंधन कमेटी है। की एक बैठक हुई है, आने वाले समय में भी एक बैठक होगी। और आपसे मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं और हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते मूर्ख को बताइए हैं। कि मार ही जो डाले है वो बेमौत ये जो दुनिया है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते ये हैं। दिमाग से पैदल आदमी को बताइए जो डिबेट कर रहा है। बोल अरे रहा है भाई कि इसकी पुनीत आवाज जो पाठक है बोल रहे हैं। डाउन शैलेंद्र जी रुक जाओ। इस महामूर्ख और मूर्ख को बताइए। शैलेंद्र जी, डोंट यूज सच लैंग्वेज प्लीज। हाँ, पुनीत पाठक गो अहेड। जी, यार इतना लो रुद्राक्ष नहीं मिल रहा क्या? डिबेट में बैठा ले तो ये अरे बहुत ही रुद्राक्ष बड़ी नहीं मिल रहा क्या घर में? बताइए, भोले शंकर के भक्त हैं, इनके घर में रुद्राक्ष नहीं है। भोले शंकर के भक्त हैं, इनके घर में रुद्राक्ष नहीं है। विजय जी, अब बट ऑब्वियस भाई के घर में रुद्राक्ष नहीं है तो दिक्कत तो होगी ना। आप हमारे घर हो में गई ठेकेदारी अरे सनातन क्या की। ये रुद्राक्ष इसीलिए तो खोजो कह रहे हैं, प्रतियोगिता चल रही है? ठेकेदारी। कैसी इसीलिए भाषा कह आप रहे लोग हैं, बोल रहे हैं? हमारे घर पे इनकी नजर है ना। दिख गई हाँ। आपकी ना। ये हमारे घर पे अरे जो यार, इनकी तुमसे नजर है ज्यादा ना रुद्राक्ष तो विजय मुझे जी, लगता है हीरो वाजपेयी के ये घर में हमारे मिल घर में जाएगा। रुद्राक्ष ढूंढ यहाँ पे रहे हैं। बैठे हो संघ विचारक बन ये के। अपने घर में बताएं इनके घर अरे में क्या है। हमें अरे दूसरे मैं के तो घर अपने में शरीर झांकने पे की दिखा रहा हूँ जरूरत यार। घर छोड़ो, हमें मैं तो दूसरे के स्टूडियो घर में में झांकने की शरीर जरूरत पे नहीं दिखा रहा हूँ। पड़ती। बहुत बहुत इनको धन्यवाद। अपना घर भी इस करना तरह का चाहिए। आचरण उचित नहीं है। इनको धन्यवाद, हमारे घर बहुत में बहुत रुद्राक्ष शुक्रिया, नहीं बहुत बोलना बहुत चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। इनको मैं आप भाषा सभी की का बहुत मर्यादा आभार पहले प्रकट समझ के करता हूँ कि आना आप सब डिबेट में चाहिए। आए डिबेट में चले आते हैं, और पता आप नहीं सब ने कहाँ अपनी कहाँ अपनी से राय निकल प्रस्तुत चले की। आते हैं। बहुत बहुत समझ- धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।